कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ चौथा। पाठ चौथे के अंदर हमारे सामने जो प्रसंग दिया गया है, जाति, धर्म और लैंगिक मुद्दे। मुद्दे का मतलब होता है मसले। जैसा कि हमने पिछले पाठों में पढ़ा है कि विश्व के अंदर भारत समेत विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है समाजों के अंदर। जो देश के नागरिक हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर अलग अलग भागों में बटे हुए होते हैं। कई बार ये बंटवारा देश के लिए खतरनाक होता है, लेकिन हर बार वो खतरनाक हो ये जरूरी नहीं है। हमने कई देशों के मुद्दों में, जैसे बेल्जियम के मुद्दे में देखा कि वो चीज देश की एकता के लिए सहायक हो गई। जो असमानताएं थी जाति, धर्म और लिंग की, वो कई बार देश के एकता के लिए भी अनिवार्य हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम इन असमानताओं के अंदर बात करेंगे लिंग संबंधी मुद्दों की। किसी भी देश की 50% जो आबादी है वो महिलाओं की होती है। इसको हम सामाजिक विविधता कहते हैं। लिंग के आधार पर सामाजिक विविधता। हमारे पाठ का मुख्य मकसद यह है कि यह विविधता हमेशा देश के लिए खतरा बने या देश की एकता में बाधक बने, ये जरूरी नहीं है। ये जो विभिन्नता है, भले वो लिंग की हो, जाति की हो, धर्म की हो, वो देश को जोड़ने का काम भी कर सकती है। बेल्जियम का उदाहरण देखा हमने, हम भारत का उदाहरण देखते हैं। हमारे यहाँ विविधताएं समाज की, जाति की, धर्म की, लिंग की, भाषा की, प्रांत की, लेकिन ये सारी विविधताएं इस देश की एकता को मजबूत करने वाली है। अब हमारा जो मुद्दा है वो लैंगिक मुद्दा। और चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, समाज के हर छोटी बड़ी घटना को राजनीति प्रभावित करती है, तो लैंगिक मुद्दे को हम राजनीति के संदर्भ में देखते हैं। सर्वप्रथम हम अपने घर की बात करते हैं। घर के अंदर आपके एक पुत्र है, एक पुत्री है, तो हम घर के अंदर क्या करते हैं? बेटी को क्या हम सिखाते हैं? झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना। और बाहर के काम वो लड़कों के लिए, पढ़ाई कर, बाहर जाना है, घर से दुकान से कोई सामान लाना है घर के लिए, तो ये सारे काम हमने लड़कों को दे रखे। तो हमारे दिमाग के अंदर एक प्रकार की एक कंसेप्ट हो गया, एक थ्योरी बन गई है कि भैया जो महिला हैं या स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं वो केवल घरेलू काम के लिए ही है और बाहर के काम के लिए पुरुषों को, जबकि वही काम अगर कमाने के लिए है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि घर पे रोटी कौन बनाएगा? महिला, बहन बेटी, जो भी अपनी माँ है, बहन है, ठीक है। लेकिन बाहर अगर कोई होटल चल रही है, जैसे अपने यहाँ कोई ढाबा है रोड पे, तो हमारे रोटी कौन बनाएगा? क्यों? क्योंकि वो कमाने का साधन है, बाहर का काम है। समझ में आ रही है बात? घर के अंदर झाड़ू कौन निकालेगा? महिलाएं। लेकिन किसी संस्था में पियोन कौन है? पुरुष। सफाई का काम वही काम है, लेकिन बाहर जब वो काम आ गया तो हमने पुरुषों को दे दिया। घर का काम है तो हमने लड़कियों को ले लिया। हमारा जो समाज है वो एक श्रम के लैंगिक विभाजन पर आधारित है। एक शब्द आएगा आपके पुस्तक में, श्रम का लैंगिक विभाजन। ये एक उदाहरण नहीं है। घर के अंदर कपड़ों के टांका लगाना है, पैबंद करना है, रफू करना है। घर के अंदर सिलाई मशीन है, हाथ से चलती है, पैरों से चलती है, महिलाएं चलाती है। बाहर पैसा कमाने के लिए सिलाई मशीन चलानी है, सारे दर्जी बैठे, पुरुष है। घर के अंदर कोई भी काम है, मेहंदी भी लगानी है महिलाओं को, कपड़े भी प्रेस करने हैं, कुछ भी काम करना है घर का तो महिला करेगी। बच्ची पैदा हुई है, 4-5 साल की है, तो उसकी माँ भी उसको सिखाती है झाड़ू निकालना, घर की सफाई करना, रोटी बनाना, बर्तन धोना। जबकि वही काम बाहर पुरुष कर रहा है और उससे अच्छा कर रहा है, कर सकता है। मतलब जो हमारे दिमाग के अंदर एक बात फिट हो गई है कि घरेलू काम के लिए ही महिला है, वो बात गलत है। घरेलू काम पुरुष भी कर सकता है।
कई लोगों के घर पे जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके घर पे नौकरानी काम करने आती है, देखा है आप लोगों ने, झाड़ू निकालती है, पोछा मारती है। और घर की जो महिला है वो तैयार होकर के बैग ले रही है, ऑफिस जा रही है, काम कर रही है, कमा रही है। तो हमने जो श्रम का लैंगिक विभाजन किया है इसका आधार गलत था, इसका आधार है वो गलत है और इसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। और इसके अंदर बदलाव के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमारे यहाँ की नारियों ने कई नारीवादी आंदोलन चलाए इस देश के अंदर। ये जो नारीवादी आंदोलन चले इसका मूल उद्देश्य ये था कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालना, उनको भी वो अधिकार देना जो एक पुरुष को प्राप्त है। क्योंकि जन्म के आधार पर लिंग अलग हो सकता है, लेकिन सोचना समझना ये सब मूलभूत रूप से मनुष्य एक समान है, उसके अंदर कोई विविधता नहीं है कि भैया ठंड चल रही है तो पुरुष को ही ठंड लगेगी, महिला को नहीं लगेगी। होता है क्या ऐसा? कोई वस्तु मीठी है, आप खा रहे तो पुरुष को मीठी लगेगी और महिला को कड़वी लगेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है तो श्रम का जो लैंगिक विभाजन है इसका जो हमने आधार रखा था उसके अंदर भी बदलाव की आवश्यकता है। आज कई देश है दुनिया के अंदर जो जहां की महिलाएं आगे निकली है और दुनिया के अंदर उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये ऐसे देश हैं विश्व के मानचित्र के अंदर कि जहां महिला पुरुषों से भी आगे निकल गई है काम के अंदर। लेकिन हमारे यहां पर जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, सामाजिक अंधविश्वास थे, उसने क्या किया, महिलाओं को पीछे रखा। लड़की है कहां जा रही है बाहर, लड़की है कमा रही है, हा? थोड़ा लोग उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, साहब इनकी लड़की तो पायलट बन गई, तो गांव के अंदर एक चर्चा होती है कि ये कैसे आगे बढ़ गई। और पुरुष कुछ भी कर ले उस पर चर्चा नहीं है। तो ये जो श्रम के लैंगिक विभाजन का आधार कोई ईश्वर द्वारा निमित्त या प्रकृति द्वारा निमित्त नहीं है, वो हमने बनाया है। और इसके अंदर बदलाव के लिए नारीवादी आंदोलन चले। नारीवादी आंदोलन का मतलब है नारियों को पुरुषों के समान स्थान दिलाने के लिए कुछ महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश के अंदर आंदोलन चलाए और ये मांग की कि भैया समाज के अंदर, परिवार के अंदर, राजनीति के अंदर महिलाओं को बराबरी की भागीदारी मिलनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं राजनीति के अंदर हमारे देश के अंदर क्या स्थिति है। स्वतंत्रता से पहले भारत समेत कई देशों में ऐसे भी स्थितियां थी जहां लोकतंत्र भी था लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। घर से बाहर कौन निकलेंगे? पुरुष। सरकार कौन बनाएंगे? पुरुष। सरकार के अंदर भागीदारी किसकी होगी? पुरुषों की। सब जगह पुरुष प्रधान था। इसको हमने कहा था पितृ प्रधान। हमारा समाज भी, हमारी राजनीति भी। महिलाओं को दोयम दर्जे में, नीचे दर्जे पे हमने रखा। और इस देश के अंदर मैं अगर बात करूं सबसे पहले साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, देखिए आप लोग कितना अंतर है इनके अंदर। पुरुष साक्षरता जहां लगभग 76% है, 100 में से 76 पुरुष पड़े हुए हैं, जबकि महिलाओं के अंदर ये संख्या केवल 54 है। कितना अंतर है? 22% का। ये अंतर केवल साक्षरता का है, एलिमेंट्री एजुकेशन, पढ़ना लिखना समझना। ये महिलाएं भी जो 54% भी है, पढ़ी लिखी है, 8वीं पास कर ली, उससे आगे नहीं पढ़ाते। 10वीं पास कर ली, उसके आगे नहीं पढ़ाते। ज्यादा से ज्यादा 12वीं पास कर ली, शहर में नहीं भेजेंगे साहब, आगे नहीं पढ़ाएंगे। लड़कियों को क्या करना है? घर का काम करना है। लड़का है, पढ़ने में भले ही उतना ब्रिलियंट नहीं है, इतना होशियार नहीं, इतनी लड़की है घर की,
लेकिन उस लड़के को ज्यादा संबल देते हैं माता पिता। और कई ग्रामीण परिवेश के अंदर तो ये स्थिति है कि जन्म देते ही लड़कियों को मार देते थे, अभिशाप समझते थे लड़की का जन्म। जननांकी 1000 पुरुषों के पीछे लिंग अनुपात या लैंगिक अनुपात क्या है महिलाओं का? आज 919 है। 1000 पुरुष 919 महिलाएं, 81 लड़कियां कम पैदा हो रही है। एक नारा भी तुमने सुना होगा, जब लड़की पैदा ही नहीं होगी तो भाई बहू कहां से लाओगे? लड़की को जन्म ही नहीं हुए तो अपने घर के लिए बहू कहां से लाओगे? आपकी पुस्तक के अंदर भारत का एक मानचित्र भी दिया हुआ है, उसमें राज्यवार इस लैंगिक अनुपात की स्थिति बताई है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां 850 से भी कम महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे, और कई तो 800 से भी कम है। यह स्थिति हमारे लिए चिंता का कारण है। क्यों? बच्चों को जन्म ही नहीं होने दिया। अब सरकार ने नए कानून बना दिए, गर्भपात के, गर्भ में बच्चा है क्या लिंग है उसका, उसकी जांच के भी कठोर नियम बना दिए, कठोर कानून बना दिए। इसलिए अब हाल के 10, 15, 20 वर्षों में थोड़ा सुधार हुआ इसके अंदर। बाकी पहले लाखों की संख्या में गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया गया, जन्म ही नहीं लेने दिया उनको। और 0 से 6 वर्ष के अंदर तो स्थिति और भी खराब है। इसलिए समस्या आ रही है समाज में। आपको मालूम होगा विवाह की, शादी की लड़कियां नहीं मिल रही है साहब। कहां से मिलेगी? कि हमने जन्म ही नहीं देने दिया उनको, हमने उनको नीचे समझा, 2वें दर्जे में रखा उनको। घर के अंदर लड़का अच्छे अच्छे कपड़े लाके दो, अच्छी अच्छी किताबें लाके दो, अच्छे कोचिंग संस्थान में भेज दो, अच्छी जगह पढ़ाई करवाओ, यूपीएससी की तैयारी करवाओ, आरएस की तैयारी करवाओ। लड़की बड़ी होशियार है, ब्रिलियंट है, सर क्या करना है पढ़ा करके? ससुराल जाएगी, ससुराल वालों को कमा के देगी। ये जो हमारी मानसिकता है, इसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। मुझे मालूम है जब एक समाज के अंदर, हमारे समाज की मैं बात करता हूं, पहले जब महिला डॉक्टर बनी तो उस परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया। क्यों? तो भाई ये कार्य महिला के लिए नहीं। हम लोगों ने उन प्रथाओं का विरोध किया जो महिलाओं को बराबर अधिकार दिलाने की बात करते हैं। उन पुरुषों का मना बहिष्कार कर दिया कि भाई ये तो पागल है, ये आदमी तो महिलाओं को बराबर अधिकार देने की बात करता है, ज्यादा पढ़ लिख गया है, ज्यादा थोड़ा दिमाग सही काम नहीं करता है इसका। ऐसे भी समाज के अंदर थ्योरी चलती है। किसी भी देश के अंदर, मैंने पहले आपको बताया, 50% आबादी महिलाओं की है लगभग। अगर हम उनको अधिकार नहीं देंगे, उनको पढ़ाई में बराबरी पर नहीं लाएंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो देश, आधा देश विकास से रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा उसका विकास। केवल पुरुष की हम बात करेंगे और महिलाओं की बात नहीं करेंगे तो वो उचित नहीं है। जब तो हम तो उस देश के रहने वाले हैं। हमारे शास्त्र कहते थे अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकना स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। ऐसी 5 महिलाएं जिनका नाम लेने मात्र से ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते थे। वेदों के अंदर गार्गी, कात्यायनी, विशुंभरा, लोपामुद्रा, कितनी महिलाएं हुई है जिन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी है, वेदों के मंत्र लिखे हैं। फिर उस समाज के अंदर ये विकृतियां कैसे आ गई? तो जो विदेशी शासक आए हमारे यहां पर, उनके डर से, वो किसी भी कारण से हुआ हो, अब हमारे समाज को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। ऐसी ऐसी महिला हुई है, सत्यवान सावित्री, जो यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लेके आ गई थी। किसी क्षेत्र में महिलाएं कम नहीं है, लेकिन हमने उनको क्या किया? घर की 4 दीवारी में कैद करके रखा। जब भी वो आगे बढ़ी है, पुरुषों से उच्च स्थान प्राप्त किया है। और अब जब हम लोकसभा के अंदर एक छोटे से आंकड़े अपन देखते हैं, हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर कितनी महिलाएं? 50% आबादी है महिलाओं की, तो 33% तो महिला होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
2019 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसके अंदर महिलाओं का अनुपात केवल 14.36% है। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, निम्न सदन की। 2019 के चुनाव के बाद जो महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई लोकसभा की, उनकी संख्या मात्र 14.36% है। जबकि पूरे देश के अंदर अगर हम बात करें तो ये महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 11.8%, और विधायिकाओं की बात करें तो बहुत स्थिति खराब है। अगर राज्यों की विधानसभाओं की मैं बात करूं तो वो सिंगल डिजिट 5% से भी कम। विधायकों में क्या है, विधानसभा जो है हमारे राज्यों की, उसमें तो महिलाओं की भागीदारी 5% से भी नीचे है। जब सत्ता में इनकी साझेदारी नहीं होगी, हमारा विषय चल रहा है सत्ता में साझेदारी, जब एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का जो आधा वर्ग है 50% है, उसको हम सत्ता में साझेदारी नहीं देंगे, भागीदारी नहीं देंगे, तो वो समाज, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? इसकी कल्पना ही बड़ी भयावह है। हालांकि हमने एक अच्छा काम किया है, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय समझते हो ना आप लोग, नगर पालिका है, पंचायतें, नगर परिषदें, पंचायत समितियां, जिला परिषद, इसके अंदर हमने कानून बना दिया है कि जितने भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसमें 1/3, कम से कम 1/3, 33% महिलाएं होगी। और लाखों की संख्या में महिलाएं राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर करोड़ों की संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी है, वार्ड पंच बनी है, सरपंच बनी है, प्रधान, आपके पंचायत समिति के अंदर जो प्रधान है अभी, राधिका देवासी, वो भी एक महिला है। जिला प्रमुख महिला बनी है, अनिता बाकोलिया यहाँ रह चुकी है जिला प्रमुख। आपकी सरपंच, पिछले टर्म में जो सरपंच थी आपके ग्राम पंचायत की, वो एक महिला थी। हमने महिलाओं को स्थानीय निकायों में जो सुविधा दी है, 33%, एक आंकड़ा निश्चित कर दिया कि यदि 10 व्यक्ति चुन के आ रहे हैं तो कम से कम उसमें 33%, 3 से 4 महिलाएं होगी। इससे महिलाओं को संबलन मिला है। गांव के विकास में ग्राम सभा जब इकट्ठी होती है, पंचायत समिति की जब बैठक होती है, जिला परिषद की जब बैठक होती है, तो बहुत सारी महिलाएं उसमें आती है और वो अपनी समस्याएं वहां बताती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं आई है। अभी बच्चियों के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे पुरस्कार चल रहे हैं। ये तब संभव हुआ है जब महिलाओं की सत्ता में भागीदारी शुरू हुई है। हमने लोकसभा के अंदर और विधायकों के अंदर भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए 10 साल पहले एक विधेयक लाया था। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। 10 साल पहले हमारी संसद में, सदन में महिलाओं को संसद के अंदर भी 1/3 भागीदारी, 33% भागीदारी देने के लिए एक विधेयक आया हुआ पड़ा है, लेकिन वो 10 साल से लटका हुआ है, क्योंकि फैसला पुरुषों को लेना है उसके ऊपर। ये विडंबना है कि महिलाओं को हिस्सेदारी तो देनी है, लेकिन फैसला कौन लेगा? पुरुष लेंगे। महिला तो 14% ही है। अब वो कानून क्यों लटका हुआ है? उसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। जब हम इतने बड़े सदन में, जो भारत के लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है, उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है हमारी लोकसभा, राज्यसभा, उसके अंदर हम महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दे पा रहे, तो उन महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाएंगे? लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान के अंदर काया पलटी है, समय बदला है। महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है और समाज के हर हिस्से में आप जाइए, स्कूलों के अंदर कई शिक्षक महिला मिलेगी आपको, शिक्षिकाएं, पटवारी, बस चलाती हुई महिलाएं, बस में कंडक्टर महिलाएं, डॉक्टर्स महिलाएं, प्रोफेसर्स महिलाएं। समाज के अंदर बदलाव हुआ है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पहली बात, जो बच्चियां 12वीं के बाद, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद हमने रोक दिए घर पे, उनके माता पिता का ये कर्तव्य है कि उन बच्चियों को उच्चतम शिक्षा दिलवाएं। कल्पना चावला कहाँ की थी? सुनीता विलियम्स कहाँ की थी? भारत की वो महिलाएं जिन्होंने विश्व गगन पर अपनी पताका फहराई है। अगर उनके माता पिता भी उनको 4 दीवार में रखते तो शायद हमारा देश, अभी हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी
एक छोटे से गांव से आती है, एक आदिवासी इलाके से आती है, देश के सबसे उच्च पद पर हासिल हुई है। ये बड़े गर्व की बात है। और हम लोग सीधा ठोक करके विश्व को कहते हैं कि साहब हमारे देश की जो प्रमुख हैं वो एक महिला है। हमारे राजस्थान की राज्यपाल रही है प्रतिभा पाटिल, वो राष्ट्रपति भी बनी। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ की मुख्यमंत्री रही है। तो ऐसे कई महिलाएं उच्च पदों पर गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता, इस देश का नेतृत्व किया उन्होंने और बड़ी आयरन लेडी के नाम से विख्यात थी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज इस देश का नाम विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उच्च स्थान पर लेके जा रही है। आप मेरिट लिस्ट देख लीजिए, यूपीएससी की, आरपीएससी की, ऊपर की टॉप में महिलाएं आ रही है। बोर्ड की लिस्ट देखिए, आरबीएससी की, सीबीएसई की, महिलाएं बड़े ऊंचे स्थान प्राप्त करके अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो रही है। लेकिन जो समाज की सोच है उसके अंदर थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कुछ समय पहले तो महिला मान लो सरपंच भी चुन ली गई तो उसका पति साथ में जाता था, सरपंच ही वो करता था, महिला घूंघट निकाल के बैठती थी, कौन है कि साहब सरपंच पति है। लेकिन वो स्थिति अब बदली है, सरकार ने नियम बना करके, सर्कुलर जारी करके भी इसके ऊपर रोक लगाई है और अब महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी आगे आ रही है। क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, मुझे मालूम है छोटे छोटे गाँवों में जहाँ 9 वार्ड पंचों की पंचायत है, वहाँ पर भी महिलाएं बड़े जोशो खरोश के साथ उस गांव के विकास में भागीदार बन रही है। कई जगह इंजीनियर पद पर महिलाएं, बड़े अधिकारी है। हमारे यहाँ पर सिरोही के अंदर भी कई महिला आईएएस कलेक्टर रह गई है, कई महिलाएं एसपी लेकर जो आईपीएस होते हैं, एसपी के पद को सुशोभित करके गई है। तो हम लोगों ने समाज के अंदर बदलाव लाया है, महिलाओं को भागीदारी देने की बात सोची है। लेकिन अभी इसके अंदर काम करने की आवश्यकता कहाँ है? सत्ता के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, मंत्री पद में, राज्यपाल पद में, हर जगह हम उनको एक निश्चित हिस्सा उनका फिक्स कर लें तो हमारे सामने ये समस्याएं नहीं आएगी। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे मुद्दे की, और वो मुद्दा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता शब्द बना है संप्रदाय से, जिसको एक सामान्य भाषा में, लोकप्रिय भाषा में हम लोग धर्म के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं। हमारे देश ने कभी धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया है, असमानता को स्वीकार नहीं किया है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, प्राचीन काल से अलग अलग संप्रदाय हर समय रहे। एक शैव, शाक्त, वैष्णव, बहुत सारी शाखाएं सनातन धर्म में भी थी, लेकिन उनके अंदर भी समन्वय। बाबा तुलसीदास ने लिखा, जब भारत के अंदर शिव को पूजने वाले, शाक्त शक्ति को पूजने वाले, वैष्णव विष्णु को पूजने वाले, ये अलग अलग 3 संप्रदाय थे। उस समय भी उन तीनों के अंदर समन्वय लाने का काम हमारे समाज सुधारकों ने किया। शिव द्रोही मोमदास का हवा, सो नर महू सपने ही नहीं भावा। भगवान राम कह रहे हैं ये शैव और वैष्णव, शिव को पूजने वाले, विष्णु को पूजने वाले के अंदर एकता, ये स्थापित करना। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, ये क्यों नारे दिए थे? ताकि हम संप्रदाय के आधार पर विभाजित नहीं हो। वर्तमान समय के अंदर भी हमारे देश के अंदर जो प्रमुख धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, कुछ मात्रा में यहूदी और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये सारे लोग आज़ादी के साथ अपने धर्म को पालते हैं, अपनी उपासना पद्धति को स्वीकार करते हैं। जब मर्जी हो उस रीति से उनको अपने धर्म को मानने की, स्वीकार करने की, पालन करने की छूट दी है। और हमारे संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति निर्भीकता के साथ, बिना कोई डरे हुए, किसी भी उपासना पद्धति को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको छूट है। तो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं पर भी जाए, किसी भी ईश्वर को माने, अपनी आस्था प्रकट करें, सरकार उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाती। और हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है। हमारी राजनीति धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है।
हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए हम लोग कहते हैं अनेकता में एकता। श्रीलंका ने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सिंगलियों का बहुमत है। बौद्ध धर्म के मानने वाले 80% लोग हैं, बाकी सरकार का धर्म हो गया बौद्ध धर्म। पाकिस्तान ने क्या किया? 90% मुसलमान हैं, उन लोगों ने मुस्लिम इस्लाम को अपना राज धर्म बना दिया। इंग्लैंड ने क्या किया? ईसाई बहुत हैं, ईसाई को अपना राज धर्म स्वीकार कर लिया। भारत के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी अल्पसंख्यक धर्म भी है, लेकिन हमने किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने सब धर्म की जय बोली है, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। समस्त धर्म जो मानवता सिखाते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना सिखाते हैं, उनको हमने स्वीकार किया है। हमारे समस्त नेताओं ने, भले वो आजादी से पूर्व के स्वतंत्रता सेनानी हो, आजादी के बाद के नेता हो, यहां की आम जनता हो, उनके हृदय के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना है। प्रत्येक भारतीय नागरिक ये समझता है कि हम सब आपस में भाई बहन हैं। हालांकि कभी कभार देश के अंदर संप्रदाय के नाम पर झगड़े हुए हैं, दंगे भी हुए हैं। इस देश का दुखद विभाजन भी धर्म के नाम पर हुआ था 1947 में। यह समस्या कब आती है? जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। तब दूसरे जो जिसको श्रेष्ठ माना जा रहा है, दूसरे धर्म के जो मतावलंबी है, वो समझते हैं यार अपन से भेदभाव कर रहे हैं, ये लोग अपने बराबर नहीं समझते। तब उनके अंदर थोड़ी हीन भावना आती है। हीन भावना आती है तो फिर वो मन मुटाव को जन्म देती है। मन मुटाव का जन्म फिर दंगों के रूप में होता है। वो समुदाय अपने आप को एक पृथक इकाई के रूप में मानता है, एक अलग राष्ट्र के रूप में मानने लगता है। जिन्ना का ही तो था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, हम अलग धर्म है, साथ नहीं रह सकते। देश का दुखद विभाजन हुआ उसके आधार पर। लेकिन जब विभाजन होने के बाद भी हमारे यहाँ के नेताओं ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा मन दिखाया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना दिखाई, और भारत का कोई धर्म स्वीकार नहीं किया। हमने अपने आप को पंथ निरपेक्ष रखा। कोई भी धर्म अपनी आज़ादी से किसी भी संप्रदाय को माने, इस देश के अंदर रहें, इस देश के विकास में योगदान करें। लेकिन समस्या तब आती है जब ये भावना आती है, या फिर राजनीतिक रूप से राजनीति कुछ ऐसा काम कर दे कि किसी धर्म को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए सारी ताकत झोंक ले, तब ये समस्या आती है। ये समस्या अपने देश में नहीं है। हमारा कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके मूल में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता है। कोई भी पार्टी देख लीजिए आप, भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, भले वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, प्रांतीय हो, किसी क्षेत्र विशेष के हो, उन सब के अंदर ये मूल भावना रही है कि इस देश को एक रखने के लिए समस्त संप्रदायों, समस्त धर्मों, समस्त लिंगों को लेकर चलना पड़ेगा। और वो भावना फलीभूत हो रही है। हमारे देश के महान विचारकों ने जो सपना दिया था हमको, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता का, संविधान सभा में बड़ी बहस हुई है इसके ऊपर। संविधान सभा ने जब तय किया कि भारत के संविधान का कौन सा धर्म होगा, किस धर्म को स्वीकार किया जाए, तो उस जमाने के जो बड़े नेता थे, बड़े विचारक थे, उन्होंने कोई भी धर्म अपना स्वीकार नहीं किया। और हमने कालांतर में संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता हमारे प्रस्तावना में डाल दिया, एक शब्द पंथ निरपेक्षता। समस्त धर्मों को समान महत्व देंगे हम लोग, सर्व धर्म समभाव। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं है। नौकरी के आधार पर भेदभाव है कहीं? कहीं नहीं है कि साहब उस धर्म को मानने वाला तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं। अधिकारों के अंदर, जमीन का पट्टा देने में, कहीं किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सरकार सबको समान सुविधा, भले वो किसी भी यहूदी हो, पारसी हो, एक बहुत अल्पसंख्यक समुदाय है भारत का, पारसी बहुत कम आबादी है उनकी, लेकिन नल का पानी जा रहा है उसको भी मिल रहा है जो पड़ोसी को मिल रहा है, बिजली का वही सुविधा उसको भी मिल रही है जो दूसरे को मिल रही है, सरकारी सारी योजनाएं उसको भी वो मिल रही है जो उसको मिल रही है। कोई भेदभाव नहीं है। व्यक्ति जो व्यवहारिक रूप में इस देश के संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, हर देश में होती है। इससे मन मैला करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सब लोग एक भारतीय हैं। जब राजनीतिक रूप से बात आती है तो राजनीतिक रूप से हम सब इंडियन फर्स्ट, हम प्रथमतः और अंततः सब भारतीय हैं। इस भावना के साथ मिलकर के हम इस देश के विकास को आगे बढ़ाएं,
लिंग संबंधी भेदभाव, संप्रदाय संबंधी भेदभाव, इसको अलग करें। एक देश दुनिया के अंदर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 2 में अगली बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद।